नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आज की इस जानकारी की तरफ। अब अशोक के शिलालेख। मौर्य सम्राट या मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक के स्तंभ शिलाओं और गुफाओं की दीवारों से अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिसे हम आजकल बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर वो मिलते हैं, बौद्ध धर्म के अस्तित्व के प्राचीन प्रमाणों में से एक है। आप सभी जानते होंगे अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और बौद्ध धर्म अपनाया भी था, है ना। और अशोक एक महान शासक भी हुआ, क्योंकि उसने युद्ध का परित्याग करके एक महानता का परिचय दिया था। ये देखिए एडिक्ट ऑफ अशोकाज, इस जगह पर जहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंडिकेट कर रहे हैं, ये त्रिकोण टाइप के यहाँ पर इसके शिलालेख वगैरह मिले हुए हैं। 33 है टोटल। ये देखिए पिलर है, स्तंभ लेख जिसे बोलते हैं। सारनाथ में स्तंभ लेख पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखा हुआ है। ये सारनाथ में है, अपनी इंडिया में है सारनाथ, और यहाँ पर ये जो शिलालेख मिला है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे। भूमध्य सागर तक ये फैला हुआ था और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से ढंग से या भली भांति परिचित भी थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकों पर जोर कम और मनुष्यों के आदर्श जीवन जीने पर अधिक दिया है। देखिए यह इसमें मनुष्यता की बात ज़्यादा की गई है। कहने का मीन्स ये है, पूर्वी क्षेत्रों में ये आदेश प्राचीन मगधी में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग में लिखे गए थे। जो प्राचीन में जो मगध है, मगध में जो ब्राह्मी लिपि में अगर जो भी लिखे मिले हुए हैं अभिलेख, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। पश्चिम क्षेत्रों की बात करते हैं तो शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमैक ये भाषाएं सभी और प्राकृत भाषाएं, ये सभी भाषाएं अशोक के शिलालेखों में यूज़ की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक शिलालेख में यूनानी भाषा का प्रयोग की गई है, जबकि अन्य में यूनानी और अरमाइक भाषा, ये दुई भाषा जैसे बाइलिंगुअल भाषा बोलते हैं, ये यूज़ की गई है। शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी यानी प्राकृत में प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय यानी देवों का प्रिय, प्राकृत में देव नाम प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। देखिए ये प्राकृत भाषा में प्रियदर्शी को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय को प्राकृत भाषा में बोलेंगे आपके एक मिनट में ऊपर देवनाम प्रिय को देवनाम प्रिय, इस टाइप में बोलेंगे। ये अपने राज्याभिषेक अर्थात जब राज्याभिषेक हुआ था अशोक का, तो 20 साल बाद देवों के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी इस स्थान पर आए और पूजा की, क्योंकि यहाँ शाक्यमुनि पैदा हुए थे। उन्होंने अपने एक पत्थर की मूर्ति बनाई थी और स्तंभ स्थापित करवाया सारनाथ में। ये सारनाथ की बात हो रही है क्योंकि यह भगवान का जन्म स्थान है। लुम्बिनी के गांव को लगान से छूट दी गई थी। देखिए लुम्बिनी गांव जो पड़ता है वहाँ लगान यानी कर, टैक्स जिसे बोलते हैं, टैक्स फ्री कर दिया गया था। वहाँ पर छूट थी इस चीज़ की कि टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी से। फसल केवल 8वां हिस्सा ही देना पड़ेगा, यानी फसल का 8वां हिस्सा आपको देना पड़ता था वहाँ पे। कहाँ पर? लुम्बिनी में। अच्छा देखिए, प्रसिद्ध भारतीय या भारतविद A.L. बाशम का ऐसा मानना है कि अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म अपना लिया था। आप इतिहास की किताबों में पढ़ते होंगे, बौद्ध धर्म बिल्कुल अपनाया था अशोक ने। बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था और इनके संरक्षण अर्थात उसके धर्म के संरक्षण के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म उसके साम्राज्य में और अन्य राज्यों में भी खूब अपना इसका प्रसार प्रचार करवाया था। अब विदेशों में प्रचार की बात करते हैं तो विदेशों में धर्म प्रचार का वर्णन देखिए इस टाइप में। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या 13 है और इसके अनुसार धर्म विचित क्षेत्र जो भी देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं, जो भी ये ग्रे टाइप के कलर के यहाँ पे उन्होंने
धर्म का अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये ग्रे कलर से जो भाग दिखाई दे रहा है, देखिए ये अशोक के शिलालेख हैं। इस टाइप में पत्थर पर खुदे हुए होते थे। अब देखिए अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितने हैं? अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेखों की बात करें, दीर्घ या बृहद शिलालेखों की संख्या पूछे तो 14। अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है और विभिन्न लेखों का समूह जो 8 अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। धौली, ये धौली का है जो शिलालेख है, धौली शिलालेख, या उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके कि धौली का शिलालेख कहाँ पर मिला है, तो पुरी जो उड़ीसा जगन्नाथ भगवान की नगरी है उड़ीसा में मिला हुआ है। शाहबाज गढ़ी, ये पाकिस्तान के पेशावर में है वर्तमान में, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो शाहबाज गढ़ी यह पाकिस्तान पेशावर में है, यहाँ पर भी इसका शिलालेख मिला हुआ है। इसके बाद देखते हैं मानसेरा, यह पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। ये भी मानसेरा जो अब स्तंभलेख है, सॉरी शिलालेख है, ये पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में मिला हुआ है। चौथे नंबर का देखते हैं कालशी, वर्तमान में ये उत्तराखंड जिसे हम देहरादून बोलते हैं वहाँ पर स्थित है। और जौगढ़, ये उड़ीसा के जौगढ़ में है। शोपारा महाराष्ट्र में पड़ता है, पालघर ज़िले में है। एरागुड़ी का अभिलेख, ये सॉरी शिलालेख, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। गिरनार यह काठियावाड़ में है जो जूनागढ़ के पास स्थित है। 14 शिलालेखों के इन वर्णन के बाद पहला शिलालेख, इसमें कहा गया है क्या शिक्षा दी गई है मैं बता दूं। प्रथम शिलालेख में किसी भी पशु का वध न किया जाए तथा राजकीय और मनोरंजन तथा उत्सव ना किए जाएं। राजकीय एवं मनोरंजन तथा उत्सव ना किए जाने का आदेश भी इसमें दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज स्तंभ लेख की बात करें तो यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, ठीक है। मैं अभी उसकी चर्चा करूँगा, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, इसके बाद दूसरा शिलालेख की बात है। दूसरा शिलालेख, इसमें मनुष्य और पशुओं के लिए, देखिए दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना, उनमें औषधि की व्यवस्था करवाना, मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए मार्ग यानी रास्तों में छायादार वृक्ष लगवाना और पानी की व्यवस्था करवाना और के लिए कुएँ वगैरह इन्होंने खुदवाए थे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे शिलालेख में कहा गया है राजकीय पदाधिकारियों को ऐसा आदेश दिया गया कि हर वो 5 साल बाद धर्म प्रचार के लिए दौरे पर निकलें। अच्छा देखिए, इसके समय के कुछ राजाओं का भी वर्णन आता है, जैसे एंटियोकस, ये सीरिया का नरेश या सीरिया का राजा था। तुरामाय, ये मिस्र का राजा था। अंतिकनी या यूनान के राजा थे ये। माका सायरीन, ये लीबिया का था। इस टाइम में अलेक्सोदारो, ये यूनान का था, ठीक है ना। यूनानी स्रोतों से ऐसा हमें ऐसी साफ जानकारी प्राप्त नहीं होती कि यह उन यानी जो राजा के यहाँ से जो राजदूत आए हुए थे उनकी जानकारी हमें साफ तौर पर तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी मिलती है कि यूनान से भी हमारे यहाँ कुछ दार्शनिक या राजदूत आए हुए थे। कुछ विद्वानों ने यूनानी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म समुदाय की मौजूदगी आधुनिक मिस्र में स्थित जो अल इस्कंदरिया है, अशोक के धर्मदूतों की कुछ मात्रा में सफलता का संदेश माना जाता है। अब आपको मैं बता दूं, स्वदेश में धर्म प्रचार, अपने देश में जैसे धर्म प्रचार हुआ। भारत की बात करते हैं। अपने शिलालेखों में सम्राट ने कई समुदायों का जिक्र भी किया है जो उनके राज्य की सीमाओं के अंदर रहते थे। यह सम्राट के राज्य में यूनानी, कंबोज, नाभक, नामपंक्तिक, भोज, पितिनिक, आंध्र और पुलिंद सभी लोग देवों के प्रिय के धर्म निर्देश का पालन कर रहे थे। ऐसा शिलालेख नंबर 13 में लिखा हुआ है। देखिए, ये शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से समुद्रगुप्त द्वारा ये लाया गया और इस स्तंभ लेख अशोक स्तंभ लेख पर ये यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है। देखिए इस टाइप में, ये जो कि क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये आज भी है, देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और अफगानिस्तान में मिलते हैं। ये शिलालेख का ऊपरी भाग देखिए, ब्रिटिश संग्रहालय में छठे शिलालेख का एक हिस्सा है, ये जो रखा हुआ है ऊपर, आप इसे विजिबल है, ये देख सकते हैं आप। इसमें देखिए स्क्रिप्ट भी कुछ लिखी हुई है। अगला देखिए, नेक्स्ट है
इस टाइप में देखिए ये पत्थरों पर लिखा गया है। कांधार में मिला हुआ है, जो कांधार पड़ता है आपका अफगानिस्तान में, कांधार में मिला यूनानी और अरमीक का द्विभाषीय ये शिलालेख है। ये बौद्ध स्तूप, ये यहाँ पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, 30वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये मध्य प्रदेश के सांची में पड़ता है, जो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। इससे कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। शहनाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में मिले हुए हैं, ये खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। तक्षशिला और लघमान ये काबुल के पास अफगानिस्तान अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक में लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के सभी शिलालेख लघु शिला स्तंभ लेख और लघु लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इतिहास का अशोक का इतिहास भी हमें इन शिलालेखों से प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। जेम्स प्रिस्टेप ने सबसे पहले 1837 की बात करें, 1837 में जेम्स प्रिस्टेप नाम के विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब मैं आपको बता देता हूँ स्तूप कहाँ बने हुए हैं। स्तूप, बौद्ध स्तूप सांची में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बना हुआ है, जो मैंने सांची का स्तूप बता दिया। सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। क्वेश्चन की दृष्टि से, एग्जाम की क्वेश्चन ऑफ व्यू की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। रोम्बीदेई ये नेपाल के में पाया गया है, रोम्बीदेई का स्तंभ लेख। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में है और निगलीवा ये नेपाल में ही है। ब्रह्मगिरी यह मैसूर में चिवलदुर्ग में है। सिद्धपुर ये ब्रह्मगिरी में से 1 मील दूर स्थित है। जतिंग रामेश्वरम में है, जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुड़ी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट जरूर कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। एरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पड़ता है। गोवी मठ है, ये मैसूर के कोकपाय नामक स्थान में है। पाल की गुंडक यह गोवी मठ में 4 मील दूर स्थित है। 12वें नंबर पर आता है राजुल, जो मंडागिरी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। और अहरोरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। ये देखिए, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये अपना भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये सम्राट अशोक के 4 मुखी शेरों का थाईलैंड में पाया गया एक शिल्प है। ये थाईलैंड में मिला है, ऐसा आपको थाईलैंड में मिला है, थाईलैंड का ही है। अहरोरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। और सारो मारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। 10वां शिलालेख घोषणा ये की गई है कि यश कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। और 14वें शिलालेख में कहा गया धर्म प्रचार के लिए अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराएगा, अर्थात स्क्रिप्ट लिखवाएंगे पत्थरों पर, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। लघु शिलालेखों की जानकारी बता दें, अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसे लघु शिलालेख, जिनसे लघु शिलालेख कहा जाता है, वे निम्न स्थानों से मिले हैं, उनकी जानकारी भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग इसे नोट करें और रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। रूपनाथ ये ईसा पूर्व 232 यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पड़ता है। रूपनाथ ये लघु शिलालेख बता रहा हूँ मैं, लघु शिलालेख की बात हो रही है। ये गुजरी या गुजर्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गुजर्रा शिलालेख और एक मास की शिलालेख, मात्र एक केवल 2 ही ऐसे लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक ही दिया गया है, वरना किसी भी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ना मिलकर कभी प्रियदर्शनी, कभी देवनाम प्रियदर्शनी, कभी विश्व विजेता, इस टाइप में मिले हुए हैं, लेकिन इन दोनों में ही शुद्ध नाम उसके वर्णित हैं अशोक। मास गुजर्रा दतिया जिले में है, अशोक का नाम इसमें अशोक लिखा गया है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर में है। अशोक ने बौद्ध धर्म का इसमें वर्णन किया है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है, इसमें भी अशोक का नाम अपना अशोक ही लिखा हुआ है। सहसाराम यह बिहार में है। अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में और मैं जानकारी बता दूं, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख 7 हैं और शिलालेख 14 हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में हरियाणा के अम्बाला जिले में था, लेकिन ये मध्य युग में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं। दूसरा अभिलेख देखते हैं दिल्ली मेरठ। ये स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह के द्वारा ही इसे दिल्ली लाया गया। लोरिया अरेराज
या लोरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य में स्थित है, जो चंपारण में पड़ता है। नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर सबसे इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार बनता है कि इस पर किसका चित्र बना हुआ है, तो मोर का चित्र बना हुआ है। स्तंभ लघु स्तंभ लेख अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर लिखी गई हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थान पर मिले हैं। अभी सांची में पहला, रायसेन जिले में, मैंने पहले ही बता दिया। बौद्ध धर्म को अपनाने का वर्णन सम्राट कलिंग को 264 ईसा पूर्व में पराजित करने पर, सम्राट किसको, कलिंग के राजा को। कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल, उनको हराया था इन्होंने और उसके बाद इसी युद्ध के बाद उन्होंने अपने पछतावे के कारण बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध को त्याग दिया था। यानी अब धम्मनाद अर्थात धर्म का नाद होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की उन्होंने घोषणा की थी। भेरी घोष अर्थात युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा होता है। और उन्होंने अपने पछतावे में कहा था, देवों के प्रिय सम्राट प्रियदर्शन ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग को हराने के बाद 1.5 लाख लोगों को निर्वासित यानी बेघर किया, 1 लाख मारे गए और अन्य कारणों से और बहुत सारे मारे गए। कलिंग को अधीन करके देवों के प्रिय को धर्म की ओर खिंचाव हुआ, धर्म और शिक्षा से प्रेम हुआ। अब देवों के प्रिय को कलिंगों को पराजित करने का गहरा पछतावा हुआ। इस शिलालेख नंबर 13 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है ये कैसी, कहाँ पर लिखा हुआ है, 13 नंबर पर लिखा हुआ है। बौद्ध बनने के बाद अशोक ने भारत भर में बौद्ध धार्मिक स्थानों की यात्रा की और उन पर अक्सर शिलालेख और स्तंभलेख लगवाए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भारत के सभी लोगों में यूनानी राजाओं को भूमध्य सागर तक दूत भेजे। अपने यूनान, उत्तर अफ्रीका आदि जगह इन्होंने दूत भेजे जिससे धर्म का प्रचार हो सके। ठीक है ना। हर योजन लगभग 7 मील का होता है, इसलिए 600 योजन का अर्थ लगभग 4000 मील है, जो इस समय के लगभग समान है, जो भारत के केंद्र से लगभग यूनान के केंद्र की दूरी है। जिन शासकों का यहाँ पर वर्णन इस प्रकार है। यूनानी समुदाय की बात करते हैं। बहुत से यूनानी मूल के यूनानी संस्कृति से प्रभावित लोग मौर्य साम्राज्य में आए और आकर बसे, जिनमें हम जानते हैं आधुनिक पाकिस्तान का खैबर पख्तून प्रांत और दक्षिण अफगानिस्तान में इसकी कुछ झलक मिलती है। इनके रीति रिवाजों पर भी शिलालेख पर टिप्पणी मिलती है। कोई देश ऐसा नहीं है यूनान को छोड़कर जिसमें ब्राह्मण और श्रवण यानी बौद्ध भिक्षु दोनों ही ना मिलते हों। ना ही ऐसा कोई देश है जहां लोग एक या दूसरे धर्म के अनुयायी ना हों। इस शिलालेख 13 में कहा गया है। उस समय की बात है, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अशोक के 2 आदेश अफगानिस्तान में मिले हैं जिनमें यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, जिनमें से एक यूनानी और अरमेक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। जो कंधार में मिला हुआ है ये भी 2 भाषीय है। धर्म शब्द का अनुवाद यूनानी के यूसेबेइया शब्द में इसका अर्थ होता है निष्ठा। इस प्रकार से शिलालेख हैं। और मैं कुछ अधूरे शिलालेख बताए थे, मैं 4 तक बता दिए थे, चौथा वाला बताना मुझे 3 तक बता रहे थे। चौथा शिलालेख में कहा गया कि पदाधिकारी को आदेश दिया गया था कि वो सनातन नियमों और नैतिकता और दया का सर्वत्र प्रचार करें। 5वें शिलालेख में कहा गया था महामात्र की नियुक्ति तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार का आदेश दिया गया था। 6ठे शिलालेख में आदेश दिया गया कि सभी के हित के लिए प्रशासनिक सुझाव दिए जाएं। 7वें शिलालेख में जाति संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी जाति किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, सब किसी भी स्थान पर रह सकते हैं और आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता इसमें सुझाव दिया गया था 7वें में। 8वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक ने बोधिसत्व अर्थात बोध गया की यात्रा की और यात्राओं का प्रारंभ किया। ब्राह्मण और श्रवण के प्रति अच्छा व्यवहार का भी उपदेश दिया। 9वें शिलालेख की बात करें तो दास और सेवकों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करने का उन्होंने आदेश दिया था। जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण और श्रवण के प्रति उचित बर्ताव करने का भी आदेश दिया था। आज की लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन भाई बहनों ने पीताम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ना की हो, लाइक ना की हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हिस्ट्री के किस टॉपिक पर। वैसे तो मैं लगातार श्रृंखलावार वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी आप कहेंगे तो मैं उस पर बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।